Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know, we are solving PYQs in this series. This is part 8 of learning through PYQ for CUET. We have already done 7 PYQs, that means 7 parts are already done. So playlist में add कर दूंगी description में. If you have not watched 7 part, उन्हें जाकर देखो. They will really help you in your exam. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join because everything related to sociology, everything related to your exams, PDFs you will find on this Telegram only. So start करते हैं और आज का PYQ देखते हैं. So this is the question of 2023 in which Sigmund Freud talks about one's desire to kill one's father, cohabit with one's mother, followed by repentance. The concept is known as what? Incest, Oedipus complex, fratricide या फिर superego. So the correct answer of course you can see Oedipus complex. सुपर ईगो की बात भी सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, तो इन दोनों को हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. साथ में हम लोग सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे. ठीक है, इंसेस्ट और ये जो है फ्रेट्रिसाइड, इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ओके. So the word that I was calling Oedipus, it's not Oedipus, it is pronunciated as Oedipus. ठीक है. So Oedipus complex जो है उसे हम लोग Oedipal complex भी कहते हैं. पहली चीज आपको जो याद रखनी है. It describes the condition of a young boy who subconsciously feels sexual attraction toward his mother as a potential partner and aggression toward his father as a threat to his own sexual desires. देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे. इन्होंने बोला कि एडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें जो यंग बॉय होता है, यंग बॉय मीन्स जो एडल्ट से पहले वाली लाइफ है. ठीक है. सो जो यंग बॉय होता है वो सब कॉन्शियसली, मतलब नॉट पूरी तरह से कॉन्शियसली और ना ही पूरी तरह से अनकॉन्शियसली, यानी कि थोड़ा बहुत कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली, विदाउट इवन नोइंग, मतलब उसके ब्रेन में वो चीज होती है बट ही डजंट नो अबाउट दिस. ओके. सो सबकॉन्शियसली व्हाट ही डू इज ही फील्स सेक्सुअली अट्रैक्टेड, वो अपनी मम्मी की तरफ ज्यादा रहता है और अपने पापा की तरफ वो एक एग्रेशन फील करता है. ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें इस चीज की फ्रूड ने बात की है. नाउ द एडिपस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन वाज डेवलप्ड बाय नोटेबल साइकोएनालिस्ट. ये तो हमने पता ही है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात जो करते हैं वो सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, और कब की थी? 1899 में की थी. ठीक है. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिकेम एपरेंट ड्यूरिंग फीलिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अभी इन्होंने जो हम लोगों को साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए हैं ना, हम लोग उसकी बात करेंगे, बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात जो वो करते हैं वो फैलिक जो स्टेज है उनकी, उसमें वो एडिपस कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन सी स्टेज में उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया है, तो याद रखना फेलिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. अब इसमें क्या होता है देखो, ड्यूरिंग दिस फेज 3 से 6 साल, मैंने बोला ना एडल्ट से पहले, बहुत यंग जब होता है बच्चा, एज 3 to 6, द लाइफ फोर्स सोर्स ऑफ लिबिडो इज एम्फेसाइज्ड इन द चाइल्ड्स एरोजेनस जोन्स and the child recognizes sexual distinctions between women and men. देखो ड्यूरिंग दिस फेज जो 3 से 6 एज होती है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है या जो मेल या फीमेल जो भी होता है उसको ये चीज धीमे धीमे पता चल रही होती है कि उसके बॉडी के इरोजेनस जोन्स कौन से हैं एंड व्हाट मेक्स हिम और हर व्हाट सेक्सुअल, वो क्या है सेक्सुअली, वो एक वुमेन है या वो एक मैन है. तो ये चीज उसको 3 से 6 साल का जो होता है उसमें पता चलती है. ठीक है. आई होप यहाँ पे चीजें आपको क्लियर होंगी. अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी. ठीक है. Now, according to Freud, this development causes the child to unconsciously desire their parent of the opposite sex and to be jealous of their parent of the same sex. कहने का मतलब क्या है कि इसी की वजह से फ्रूड ने कहा कि जो चाइल्ड होता है वो अनकॉन्शियसली अपने अपोजिट सेक्स के जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे अगर फीमेल है, जैसे अगर गर्ल है, तो गर्ल अपने पापा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है बचपन में, और जो बॉय है वो अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है. उसका रीज़न यही है, क्या? एडिपस कॉम्प्लेक्स. ठीक है. द मेल चाइल्ड यूजुअली बिकम्स जेलस ऑफ हिज फादर बिकॉज ही सीज हिम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मदर्स अफेक्शन. जो मेल चाइल्ड होता है, देखो फ्रूड ने जो है वो मेल पे ज्यादा फोकस किया है. ठीक है, ये याद रखना. तो जो मेल चाइल्ड होता है ना, वो अपने फादर की तरफ जेलसी फील करता है. क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरी मदर का अफेक्शन जो है वो इनको मिल रहा है. ठीक है.
और वो बार बार ये सोचता है कि कैसे अपने पापा से गेटिंग रिड यानी अपने पापा से कैसे छुटकारा पाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ द बॉय ऑल्सो डेवलप्स कैस्ट्रेशन एंजाइटी, एक तरह की एंजाइटी होती है उस बच्चे में, मीनिंग दैट ही इज अफ्रेड ऑफ बोथ लिटरल एंड फिजिकल इमैस्कुलेशन। देखो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि टू मेक अ मैन फील लेस मैस्कुलिन, मतलब अपने पापा के सामने वो लेस मैस्कुलिन फील कर रहा होता है, दैट्स वाई अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है और वो अपने पापा के लिए थोड़ा सा दूसरे तरह के इमोशन रख रहा होता है, लाइक जेलिसी, ठीक है। ऑल्दो द एडिपस कॉम्प्लेक्स कैन अप्लाई टू बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों पे ये चीज़ अप्लाई होती है, बट इट इज़ मोस्टली रिफर्स टू मेल्स, बट ज़्यादातर मेल्स पे ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये है वो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। इसमें हर चीज़ मैंने देखो ऐड कर दी है। पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज, जो कि होती है बर्थ से लेके 2 मंथ्स तक, सॉरी 12 मंथ्स तक, ठीक है। यानी बर्थ से 1 साल तक की जो स्टेज है दैट इज ओरल स्टेज। इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स प्लेजर सेंटर ऑन माउथ सकिंग, यानी जो बच्चा होता है उसे माउथ पे उसका ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी, आपने देखा होगा ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कुछ भी उठाते हैं और सबसे पहले अपने मुंह में डालने लगते हैं, होता है ना ऐसा। तो वो क्यों होता है, बिकॉज दे आर इन ओरल स्टेज, ओके। नाउ 1 से लेके 3 इयर्स जो होता है वो होता है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड्स प्लेजर फोकस ऑन एनस एंड फ्रॉम एलिमिनेशन, मतलब आप देखो आप क्या लिखा है, टॉयलेट ट्रेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। देखा होगा ना जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग ये सब दी जाती है ना। उससे पहले तक क्या होता है, बच्चे बेड पे ही कर रहे होते हैं, वो नैपीज वगैरह पहन रहे होते हैं ना। बट जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो एनल स्टेज में आते हैं, तो उनको बता दिया जाता है कि अच्छा ऐसा होता है, जब मुझे जाना होगा तो मुझे अपनी मम्मी को बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस उनका माउथ से एनस पे आ जाता है, ओके। नाउ 3 to 6 ईयर्स में क्या होता है, फेलिक स्टेज, इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पे होता है हमारा एडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों में जो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बॉयज में होता है ज़्यादातर एडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स में होता है इलेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड्स प्लेजर फोकस ऑन जेनिटल्स, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको अपने जेनिटल्स के बारे में पता चल जाता है, दैट हाँ ये लड़की है, मैं लड़का हूँ, ये चीज़, ठीक है। नाउ 7 to 11 ईयर्स को कहते हैं लेटेंसी स्टेज। चाइल्ड रिप्रेसेस सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड डेवलप सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल। अब यहाँ पे क्या होता है, फोकस जो होता है बच्चों का वो इस चीज़ से हट जाता है और वो दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे पढ़ाई में लग जाते हैं, अदर एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, खेलना कूदना, सोशल स्किल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी और उसके बाद की स्टेजेस, इसे हम कहते हैं जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या होता है, एक ऐसा टाइम जहाँ पे फिर से वो सेक्सुअल रीअवेकनिंग होती है एंड वो लोग चीज़ों को समझने लगते हैं कि सेक्सुअल प्लेजर क्या होता है एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो लोग एवरीथिंग दे आर एक्सपीरियंसिंग इज एक्सपीरियंसिंग आउटसाइड देयर फैमिली, ओके। सो आई होप यहाँ पे आपको सारी 5 स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी। इससे इजी लैंग्वेज में मैं ये स्टेजेस नहीं समझा सकती हूँ, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, पीडीएफ मैं दूंगी तो प्लीज़ इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना। एक डायग्राम और है, अभी हम लोग वो भी देख लेते हैं। अब देखो जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई थी यहाँ पे वो पिक्चर के फॉर्म में है, सो आपको ईजी होगा याद करने में, ठीक है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, थर्ड स्टेज इज फेलिक स्टेज, फोर्थ इज लेटेंट एंड लास्ट इज जेनिटल स्टेज। एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ Freud's theory of socialization. According to Sigmund Freud, basic biological instincts combine with societal factors to shape personalities. देखो फ्रूड की जो थ्योरी है सोशलाइजेशन पे, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है और आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें और भी थ्योरीज मैंने ऐड की हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। देखो सिगमंड फ्रूड का कहना था कि जो हमारी बेसिक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होती है, जब वो सोसाइटी से, यानी बाहर जब हम निकलते हैं अपने घर से, जब वो इंटरेक्शन होता है सोसाइटी के साथ, हम कंबाइन करते हैं उस चीज़ को, तभी जाके हमारी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। ऐसा कहना था सिगमंड फ्रूड का। इसके बाद फ्रूड एम्फेसाइज दैट अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड इन द चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ इट इज इलेबोरेटेड एंड शार्पेंड। इनका कहना था कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, ह्यूमन पर्सनालिटी, वो चाइल्डहुड में ही वो बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, और बाकी की जो लाइफ होती है उसमें वो बस अच्छी होती रहती है, शार्प होती रहती है, इलेबोरेट होती रहती है, ओके।
अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड द ह्यूमन माइंड हैज 3 मेन रीजन्स। देखो फ्रॉइड के हिसाब से हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड है। कौन से हैं वो 3 मेन रीजन्स? पहला है कॉन्शियस रीजन, दूसरा है प्री कॉन्शियस रीजन, तीसरा है अनकॉन्शियस रीजन। क्या क्या है ये देखो। कॉन्शियस रीजन क्या होता है? जो मैं अभी कर रही हूँ, प्रेजेंट इवेंट जो मैं अभी कर रही हूँ वो मेरे दिमाग के कॉन्शियस रीजन में आएगा। ओके। देन दूसरा है प्री कॉन्शियस रीजन। प्री कॉन्शियस में क्या होता है? इट स्टोर्स मेमोरीज विच इजली इंटर्स कॉन्शियसनेस। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये मेरा एक कॉन्शियस रीजन में अभी चल रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट इवेंट है। बट अभी मैं अचानक कोई टॉपिक पे बात करने लगूँ और मुझे अपना कुछ याद आ जाए उससे रिलेटेड, देन वो क्या है, वो प्री कॉन्शियस में चीज़ थी और वो मेमोरीज के फॉर्म में स्टोर थी। बट जब मैंने बात की तो वो आसानी से मेरे कॉन्शियस ब्रेन में आ गई। ठीक है। अनकॉन्शियस रीजन में क्या होता है? इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल रिप्रेस्ड डिजायर। देखो, रिप्रेस्ड डिजायर एंड बिटर एक्सपीरियंस विच आर अनएक्सेप्टेबल टू कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस रीजन में हमारे वो सारी चीजें होती हैं, एक तो ऐसे डिजायर्स जिन्हें हमने रिप्रेस कर रखा हो, मीन्स जिसे हमने बहुत ज्यादा दबा रखा हो, उन्हें हम बाहर नहीं आने देना चाहते। ठीक है। और लाइफ के बिटर एक्सपीरियंस, यानी कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा हो तो वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में होगा, कहीं ना कहीं वो होगा माइंड में, बट वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। ऐसी चीजें जो कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसके लिए अनएक्सेप्टेड है वो चीजें, वो हमारी किस में चली जाती हैं? अनकॉन्शियस रीजन में। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। Next is, Freud suggested that the mind consists of 3 parts that must interact properly for a person to function well in a society. If any one of 3 parts becomes dominant, personal and social problems may result. तो फ्रूड का कहना ये भी था कि ये जो तीनों बात की हम लोगों ने, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की, इसके बीच में एक ठीक ठाक इंटरेक्शन जरूरी है। अगर कोई भी एक डोमिनेंट हो जाएगा तो फिर वो हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी सोशल लाइफ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट करेगा और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है। तो ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर होंगी। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे ऐड की हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम तो है ही, वहां भी पूछ सकते हो। नाउ द वन लास्ट टॉपिक जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है और इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है। आईडी, ईगो और सुपर ईगो का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तभी हमारी पर्सनालिटी को एक ठीक ठाक शेप मिलता है, ऐसा कहना था फ्रॉइड का। ठीक है। क्या था कि इट इज द इंटरेक्शन अमंग आईडी, ईगो, सुपर ईगो दैट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। दैट मीन्स इफ ये तीनों ठीक से इंटरेक्ट नहीं करेंगे देन हमारा जो शेप है पर्सनालिटी का ठीक से नहीं बन पाएगा। ओके। नाउ आईडी इज द सोर्स ऑफ मेंटल एंड इंस्टिंक्टिव एनर्जी। याद रखना, आईडी जो है वो हमारी मेंटल और इंस्टिंक्टिव एनर्जी जो होती है उसका सोर्स है। इट इज सीटेड इन द अनकॉन्शियस एंड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आईडी जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इट बिलीव्स ओनली इन व्हाट फ्रॉइड कॉल्स ट्रू साइकिक रियलिटी। ठीक है। तो फ्रॉइड ने आईडी को क्या कहा था? ट्रू साइकिक रियलिटी। मैंने सिर्फ कीवर्ड्स देखो ऐड किए हैं, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगी तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। इट नोज नथिंग अबाउट रूल्स। देखो, आईडी वो पार्ट होता है हमारे अंदर जो कि नहीं जानता है रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज एंड मोरालिटीज। ठीक है। ये सारी चीजें नहीं समझता कि रियलिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसे नहीं पता। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडी इज टू अवॉइड पेन। ये भी याद रखना कि आईडी का जो मेन फोकस है वो क्या है कि पेन नहीं होना चाहिए, कोई भी टेंशन है तो उसे डिस्चार्ज करना है। दिस इज व्हाट आईडी पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, यू कैन से, टू आवर माइंड। ठीक है। इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स नीड्स इवन इफ इट हैज टू अरेंज इमेजिनरी मीन्स सच एज nocturnal dreams, बट सच इमेजिनरी मीन्स इज नॉट रियली केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग टेंशन। देखो, आईडी क्या है? जिसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो एक प्लेजर प्रिंसिपल है। ट्रू साइकिक रियलिटी बोला था फ्रॉइड ने उसे। इसे रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पेन नहीं होना चाहिए, मुझे टेंशन हटानी है। ठीक है। देखो एग्जाम्पल, द चाइल्ड नेवर स्टॉप्स क्राइंग अंटिल मदर फुलफिल्स द डिजायर ऑफ द किड। अगर एक बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, ठीक है, अब बच्चा ये नहीं देखेगा कि मम्मी के पास कितने पैसे हैं या आइसक्रीम हेल्दी है कि अनहेल्दी है।
समझ रहे हो मेरी बात? या क्या है, उसे फर्क नहीं पड़ता रूल्स से रेगुलेशन से, उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसे अपने पेन को कम करना है, उसे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप एग्जाम्पल के साथ आपको आईडी का रोल समझ में आ गया होगा। तो हमारे अंदर भी होता है आईडी, सबके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईगो। ईगो जो है वो हमारी सेकेंड स्टेज है, विच इज द बैलेंस बिटवीन बोथ आईडी एंड सुपर ईगो। अभी हम लोग देखेंगे सुपर ईगो क्या होता है, बट इतना समझो कि ईगो जो है वो दोनों को बैलेंस रखता है, आईडी को भी और सुपर ईगो को भी। ठीक है, इन दिस स्टेज, तो ये चीज आपको याद रखना है, बैलेंस बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो। In this stage, individual demands as well as obey for the reality principle, real life. It stands in between both conscious and pre-conscious. In order to avoid tension, the ID desire to satisfy need immediately, whereas ego restrains the satisfaction of needs unless appropriate object of satisfaction. देखो, मैंने अभी क्या बोला था आईडी में कि वो टेंशन को अवॉइड करता है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं उनको मानना। बट ईगो में क्या होता है, ईगो में इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। ईगो सेटिस्फैक्शन जो है उसको रिस्ट्रेन करता है। अगर वो चीज़ आप, वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको रिस्ट्रेन करता है और वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करता है। ठीक है, द ईगो डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारा ईगो है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो, आईडी में हमें नहीं फर्क पड़ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, है ना। बट यहाँ पर फर्क पड़ता है, यहाँ पे वो ये भी देखता है कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय द ईगो। यानी हम लोग जो अभी करते हैं वो हमारी ईगो पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपका वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है, अब वीडियो शूट करते करते मेरे मन में आ रहा है कि मैं बर्गर या पिज्जा ऑर्डर कर दूं, है ना। बट बाद में मेरा ईगो मुझसे क्या बोलेगा कि नहीं यार, पैसे नहीं है अभी है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, व्हाट इज, अब रॉन्ग राइट में क्या होगा कि नहीं नहीं पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है। तो ये जो चेन ऑफ थॉट है ना जो हमारे दिमाग में है, दिस इज व्हाट फ्रूड हैज गिवन अस, है ना, कि आईडी क्या है ईगो क्या है। आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हूँ। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ समझाने की, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए। ओके, द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय द ईगो इन चूजिंग फ्रॉम एमंग द अल्टरनेटिव्स ऑन रियलिस्टिक। देखो वहां पे क्या था, देखो आईडी में क्या था, प्लेजर प्रिंसिपल था, यहाँ पे है रियलिस्टिक प्रिंसिपल। ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, इन द यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग और डिमांडिंग फॉर देयर स्कॉलरशिप इन अ डेमोक्रेटिक वे। ठीक है, बहुत ही ईजी था। आप मुझे कमेंट में भी बताना, अभी हम लोगों ने आईडी पढ़ा, आईडी के मुझे एग्जांपल्स बताओ, ईगो का एक एग्जांपल बताओ, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो इज द थर्ड स्टेज विच इज एंटायरली अपोजिट टू द आईडी। याद रखना ये आईडी का एकदम अपोजिट है। तो आईडी में जो जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे उसका उल्टा है। ठीक है, इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल इज कंसर्न विद मॉरल वैल्यूज। यहाँ पर मॉरल वैल्यूज, इमोशंस, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड, आइडियल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इट स्ट्राइव्स फॉर नीदर रियल नॉट इमेजिनरी रियल, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद व्हाट इज आइडियल। यहाँ पे क्या होता है, रियल में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बट क्या होना चाहिए, क्या आइडियल है। ठीक है, its main function is to decide whether the chosen object of satisfaction of need is right or wrong। सुपर ईगो में क्या होता है, राइट और रॉन्ग वाली बात आ जाती है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, और ज्यादा फोकस होता है कहाँ पे, मॉरल प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी पे। ठीक, नाउ एग्जाम्पल, अ गुड पॉलिटिशियन हैज सेवरल वेज टू इन्वॉल्व इन स्कैम इवन दो ही विल नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ हिज एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज वोंट अलाउ। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, इससे बहुत समझ में आएगा। हमारा आईडी क्या कह रहा है, आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड। ठीक है, मान लो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा मन हो रहा है मुझे अभी खाना है, जस्ट अभी तुरंत मुझे चाहिए, एक अच्छी सी थाली सजी हुई चाहिए मुझे और मुझे खाना है ठीक है, बट मेरा सुपर ईगो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ इंपॉर्टेंट मीटिंग। सो मेरा सुपर ईगो क्या कह रहा है, दैट यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू आर इन मिडल ऑफ द रिकॉर्डिंग, यू नीड टू रिकॉर्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ CUET स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द वीडियो, राइट। तो ये यहाँ पे जज कौन है, जज इज माई ईगो विल डिसाइड कि आईडी या फिर सुपर ईगो क्या चूज करना है। ठीक है, सो आई होप तीनों टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर होंगे, फ्रूट के तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं। और यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया है, जब मैं PDF दूंगी तो इसे पढ़ लेना, बहुत ईजी है। मुझे कॉमेंट में आप लोग भी एग्जाम्पल्स बताओ तो समझ में आएगा कि कितना आपको समझ में आया। ठीक है, so that's it for today guys, I hope you like this video. If you are a sociology student, don't forget to subscribe
प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ ऐड कर रखा है, चाहे वो CUET हो, कुछ भी हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड BA है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट को यूज़ करो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना है। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।